हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट बेसिक एलिमेंट जो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं उनको एलिजिबल होना चाहिए, उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 एंड 11 के अंदर डिफ़ाइन है, बताया हुआ है कि कौन कौन पर्सन एलिजिबल है और कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट मेजर पर्सन, सेकंड साउंड माइंड एंड थर्ड किसी भी लॉ के अंदर उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो। तो ये तीनों अगर वो क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल करता है कोई पर्सन तो वो एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एनी अदर लॉ। जो एज ऑफ मेजॉरिटी है, मतलब कब पर्सन मेजर माना जाएगा, तो एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो 18 ईयर्स है। बट अगर कोई माइनर है, उसका कोई गार्जियन है अपॉइंटेड है, तो उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी है 21 ईयर्स। बट 1999 के अंदर जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है वो अमेंड हुआ, उसके बाद से जो एज ऑफ मेजॉरिटी है उसको फिक्स कर दिया गया 18 ईयर्स पर हर पर्सन के लिए, चाहे उसका कोई गार्जियन अपॉइंटेड हो या ना हो। तो एज ऑफ मेजॉरिटी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंगली 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स के बाद कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, प्लस वो साउंड माइंड का हो और किसी भी लॉ के द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। जो माइनर का अग्रीमेंट होता है वो उसका क्या स्टेटस होता है, या तो वो वॉइडेबल होता है या वो वॉइड होता है। ये क्या स्टेटस है कोई भी अग्रीमेंट जो माइनर के साथ एंटर किया गया है, ये ना तो सेक्शन 10 बताता है ना सेक्शन 11 बताता है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लियर लॉ नहीं था, कोई भी एक सेटल्ड लॉ नहीं था कि माइनर के साथ अगर कोई भी अग्रीमेंट किया गया है कि तो वो वॉइडेबल कहलाएगा या वॉइड कहलाया जाएगा। बट मोहरी बीबी केस के बाद से ये एक सेटल लॉ बन गया है कि अगर कोई भी माइनर अग्रीमेंट करेगा तो वो एब्सोल्युटली वॉइड कहलाया जाएगा। और क्यों रीज़न ये है क्योंकि जो माइनर है वो मैच्योर नहीं हुआ है, उसका नेचर इस तरीके का है, और जो स्टेट है एक तरीके से या लॉ जो है वो माइनर के गार्जियन की तरह एक्ट कर रहा है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। और माइनर के साथ कोई भी अगर अग्रीमेंट हुआ है तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सेटल लॉ लेके मतलब सेटल लॉ बनाया गया है कि माइनर के साथ अग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। माइनर के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट एंटर किए गए हैं वो सारे वॉइड होंगे, एक्सेप्ट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट माइनर के बेनिफिट के लिए बनाया गया हो तो उसको एनफोर्स कराया जा सकता है। प्लस अगर पेरेंट और गार्जियन माइनर के बेनिफिट के लिए या और माइनर के बिहाफ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स कराया जा सकता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली माइनर के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। अगर कोई पर्सन माइनर है और उसने फ्रॉडुलेंटली अपने आप को ऐसा सामने वाले को रिप्रेजेंट करा है कि वो मेजर है, तो इस केस के अंदर और इस सिचुएशन के अंदर अगर वो सामने वाला पर्सन उस माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराया जा सकता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड माना जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि माइनर ने फ्रॉडुलेंटली वो एंटर करा या नहीं करा। सिंपल बात ये है कि जो रूल ऑफ एस्टॉपल है वो माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो इसीलिए माइनर बाउंड नहीं है और ये बात को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा कि उसने फ्रॉडुलेंटली एंटर किया है और उस कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, किसी पर्सन को जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उसको मिस रिप्रेजेंट किया अपनी एज के रिगार्डिंग और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया और प्रॉपर्टी की पोजीशन ले ली, तो उस प्रॉपर्टी को जो अनदर पर्सन है वो रिकवर करा सकता है, वो रिस्टोर करा सकता है। तो इस केस के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई हो सकती है, बट एक कंडीशन है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन तभी अप्लाई होगी अगर प्रॉपर्टी माइनर के पोजीशन में होगी। तो
बट अगर माइनर उस प्रॉपर्टी को सेल कर चुका होगा तो उस केस के अंदर माइनर बाउंड नहीं है जो भी वैल्यू है प्रॉपर्टी की या कोई भी गुड्स की कि वो उस पर्सन को रिटर्न करे या पे बैक करे, तो माइनर बाउंड नहीं होगा अगर वो सेल कर चुका होगा गुड्स को या प्रॉपर्टी को। तो रेस्टिट्यूशन की जो डॉक्ट्राइन है वो अप्लाई नहीं होती माइनर के केस में अगर या तो उसने कैश लिया है थर्ड पार्टी से या वो गुड्स को सेल कर चुका है या प्रॉपर्टी को सेल कर चुका है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन तभी अप्लाई होगी जब जो प्रॉपर्टी है या गुड्स जो है वो माइनर की पोजेशन में है, तभी रेस्टिट्यूट कराया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं कराया जा सकता। मौरी बीबी के केस के बाद से जो भी लॉ था वो सेटल हो गया था कि जो भी माइनर के साथ अग्रीमेंट होंगे वो वॉइड होंगे एंड वो वॉइड एब इनिशियो है वो एनफोर्स नहीं कराए जा सकते। बट अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कोई भी अग्रीमेंट कराया जाता है तो उसको एनफोर्स कराया जा सकता है, वो वैलिड है। तो इसी को हम बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो जो भी बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं माइनर के लिए उनका एनफोर्समेंट हो सकता है एंड वो वैलिड है। जैसे कि अगर माइनर के नाम पे किसी ने चेक काट के दिया है तो माइनर उसको एग्जीक्यूट करा सकता है अपने फेवर में, वो उसको स्यू कर सकता है। सिमिलरली जो माइनर है वो पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि पार्टनर्स जो हैं उनकी इक्वली राइट्स भी हैं लाइबिलिटीज़ भी हैं। बट सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अगर पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए अगर किसी माइनर को एडमिट करना है तो वो कर सकते हैं, बट सिर्फ वो बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप ही कहलाया जाएगा। माइनर लॉस जो है उसको शेयर नहीं करेगा, सिर्फ जो बेनिफिट होगा जो प्रॉफिट होगा उसी को शेयर करेगा। तो इस तरीके से जो माइनर है वो भी पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है बट ओनली टू शेयर द बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स। इसी तरीके से जो माइनर है वो एजेंट भी बन सकता है बट उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। अगर प्रिंसिपल ने एक माइनर एजेंट रखा है तो जो भी लायबिलिटी होगी माइनर के कुछ गलत काम करने से या कुछ उसका मिसकंडक्ट हो गया है या कुछ उसने गलत काम कर लिया है या किसी को कुछ टॉर्ट कमिट हो गया है या कोई ब्रीच हो गया है कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन, तो जो भी लायबिलिटी अराइज होगी वो प्रिंसिपल की होगी ना कि एजेंट की। एंड ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि जो माइनर के पेरेंट्स हैं और कोई भी गार्जियन है वो लायबल नहीं होगा कोई भी उन अग्रीमेंट्स के लिए जो भी लायबिलिटी है उन अग्रीमेंट्स के अंदर है जो भी माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, माइनर ने एंटर करा है, उसके लिए उनके पेरेंट्स और गार्जियन लायबल नहीं होंगे। माइनर की लायबिलिटी नहीं बनती तो उनके पेरेंट्स की भी नहीं बनती। अगर कोई प्रिंसिपल ने माइनर एजेंट रखा है तो प्रिंसिपल की लायबिलिटी है, पार्टनरशिप में लायबिलिटी होएगी नहीं उसकी, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। एंड आफ्टर द एज ऑफ मेजॉरिटी अगर उसको पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी है तो वो नोटिस दे देगा फर्म को और अपना कंटिन्यू रहेगा एज अ पार्टनर। और उसके बाद से एज ऑफ मेजॉरिटी के बाद से उसकी लायबिलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर वो पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा एज अ पार्टनर तो वो अपनी पार्टनरशिप में से एज अ मेंबर वो अपना नाम वापस भी ले सकता है जब वो मेजर हो जाएगा तब। अब जो रैटिफिकेशन है माइनर्स अग्रीमेंट का वो किस तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। किसी पर्सन ने एक माइनर के साथ अग्रीमेंट करा, उस टाइम वो माइनर था तो माइनर के साथ जो अग्रीमेंट करना है वो एक तरीके से वॉइड है, वो नहीं कर सकते आप, ये लॉ के अंदर परमिसिबल नहीं है। तो रैटिफिकेशन जो है वो बैक डेट से करी जाती है कि जब अगर माइनर मेजर हो गया तो वो रेटिफाई कर देगा कि उस टाइम पे मैंने आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था इन पास्ट वो मैं रेटिफाई करता हूँ और अब वो एनफोर्सेबल है। तो ये बैक डेट में जाके आप करते हैं। तो जो चीज़ बैक डेट में पुराने टाइम पे वो वॉइड थी, वो वैलिड ही नहीं थी, तो सब्सिक्वेंटली वो रेटिफिकेशन से उसको वैलिड नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको रेटिफाई करना है कोई पुराना एक्ट या कुछ ऐसा अग्रीमेंट तो आपको एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ही एंटर करना पड़ेगा माइनर के मेजर होने के बाद। बट उसके अंदर फ्रेश कंसिडरेशन भी रिक्वायर्ड है, फ्रेश कंसिडरेशन होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जो पर्सन ऑफ साउंड माइंड है वो कब साउंड माइंड कहलाया जाएगा किसी पर्सन को, ये दे रखा है सेक्शन 12 के अंदर
कि साउंड माइंड का पर्सन वो तब कहलाया जाएगा जब वो कैपेबल होगा कुछ भी चीज़ समझने के लिए या उस चीज़ को समझने के लिए कोई भी रैशनल जजमेंट वो कर पाए और अपना अच्छा बुरा अपने इंटरेस्ट की चीज़ समझ पाए और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाए, तो वो एक साउंड माइंड का पर्सन कहलाया जाएगा। एंड जो थर्ड टाइप था कि इनकॉम्पिटेंट पर्सन्स, मतलब जो पर्सन्स डिसक्वालीफाई हैं बाय एनी अदर लॉ इन फोर्स, तो वो पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। उनमें कौन कौन इंक्लूड होंगे, जैसे एलियन एनिमीज़, फॉरेन सॉवरेन, एम्बेसडर्स, कन्विक्ट्स, और तो ये सारे जितने भी पर्सन्स हैं ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते किसी और पर्सन के साथ। इनको डिसक्वालीफाई किया गया है